Hello guys, this is my second video of second chapter of macroeconomics, national income and related aggregates. So ये सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले हम पहले दो चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर सेकेंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। एक हमारा स्टॉक और एक है फ्लो। सो दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले पता करेंगे कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। So stock means stock variable refers to those variable which can be measured over a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर कोई चीज को हम मेजर करते हैं तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे। जनरली अगर हम देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक में जो पानी है, ये पानी को हम क्या बोलेंगे? पानी को बोलेंगे स्टॉक। और पानी जो निकल जाता है उसको हम बोलेंगे क्या? फ्लो। सिमिलरली स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिकली कैसे मेजर करेंगे? स्टॉक मीन्स एक एग्जांपल में हम ले सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। और एक चीज याद रखना है, हमारा जो वेल्थ होता है या हमारा कैपिटल, ये ऑलवेज एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। हमारा कैपिटल हो या वेल्थ हो या हमारा जो बोलेंगे हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जन 31 मार्च 2020 या बर्थ रेट ऑफ इंडिया जन 31 मार्च 2020, ये एक पर्टिकुलर डेट तक जो हम मेंशन करेंगे वो इकोनॉमिकली एक स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद हम जानते हैं फ्लो क्या होता है। सो फ्लो वेरिएबल refers to those variables means which can be measured over a particular period of time. स्टॉक में at a particular point of time and फ्लो में over a period of time. कैसे फ्लो हम कैसे पता करेंगे इकोनॉमिकली फ्लो क्या होता है? जैसे कि हम बोलेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं हुआ तो इसको हम फ्लो कंसेप्ट में जानेंगे, ये फ्लो कंसेप्ट होता है। या और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, बर्थ रेट ड्यूरिंग 2020, डेथ रेट ड्यूरिंग 2015, ये जो होगा हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, मनी इज ऑलवेज ए फ्लो कंसेप्ट। मनी हमारा हमेशा एक फ्लो कंसेप्ट में बोला जाएगा। तो स्टॉक और फ्लो ये दोनों चीजें, उसको लेके हम डिस्टिंग्विशेस भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। तो फिर से मैं बोल देता हूं शॉर्टली, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके अगर हम मेजर करेंगे उसको हम स्टॉक कंसेप्ट बोलेंगे। फ्लो कैसे बोलेंगे? फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जो पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं होता है, वो हमेशा फ्लो मीन्स वो हमेशा एक ईयर तक बताता है, एक ईयर तक जो कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है, ये हमेशा स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये था हमारा स्टॉक और फ्लो रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। डिफिकल्ट नहीं है, पर समझने के बाद, कैलकुलेशन पता होने के बाद आ जाएगा। पर ये कैलकुलेशन से पहले नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमारा इकोनॉमी में, ये कैलकुलेशन से पहले हम कुछ इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं, जो चीज हमारे नेशनल इनकम के लिए जरूरी होता है। पहले वो इक्विपमेंट को पता करेंगे, फिर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे और कैलकुलेट हम अच्छे से करेंगे। तो फर्स्ट एक हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। हम किसको बोलेंगे? जनरली डोमेस्टिक टेरिटरी, हियर इट हैज मेंशन्ड, इट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इन और आउटसाइड द कंट्री। समझ में नहीं आया? मैं बोल देता हूं किसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा कंट्री का कोई भी कंपनी मान लो हमारे कंट्री में है तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली मान लो हमारा एयर इंडिया जो फ्लाइट है, हमारा एयर इंडिया फ्लाइट है जो वो जापान में चल रहा है या यूएसए में ऑपरेट हो रहा है या फ्रांस में चल रहा है, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, नहीं कि जापान के। सो द एनी इंडियन एम्बासी वर्क्स इन एनी फॉरेन कंट्री, इट विल बी काउंटेड आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इन आवर इकोनॉमी। मान लो पाकिस्तान का एक कोई भी कंपनी
या कोई भी एम्बासी जो कि हमारे इंडिया में चल रहा है, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी पे जाएगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी पे नहीं जाएगा। कंट्री का जो कंट्री का ओनर है, जो कंट्री वो काम कर रहा है, वही कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, चाहे कोई भी कंट्री पे हो। हमारे कंट्री में है तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, या कोई भी अदर कंट्री में है तो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट डोमेस्टिक टेरिटरी। और सेकेंड थिंग हम देखेंगे, नेशनल रेसिडेंट्स किसको बोलेंगे? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस who ordinarily resides in the country for the period of more than 1 year or whose center of economic interest lies in that country. National residents हम ये चीज को बोलेंगे जो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, हमारा कंट्री में अगर रिसाइड कर रहा है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। हमारा कंट्री का कोई भी कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, अगर बाहर कोई भी कंट्री में वो काम कर रहा है, बाहर कोई भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहता है, हाँ, तो हम उसको नेशनल रेसिडेंट में काउंट करेंगे। क्लियर? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है ये, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बाहर कोई भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा अगर काम करता है या 1 साल से ज्यादा अगर रिसर्च हो रहा है, तो हम उसको नेशनल रेसिडेंट में कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमारा एक इंडिविजुअल है हमारा कंट्री का, तो जापान में है, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो जापान के नेशनल रेसिडेंट्स में जाएगा। पर हमारा इंडिविजुअल है मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया का जाएगा, पर नेशनल रेसिडेंट्स में किसका जाएगा? जो भी कंट्री का होगा, फ्रांस का होगा या जापान का होगा या यूएसए का होगा, कोई भी कंट्री का होगा, वो कंट्री का नेशनल रेसिडेंट में जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे हम सिटीजनशिप, कि हम किसको बोलेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया हम देखेंगे ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई भी इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर एरिया या कोई भी कंट्री में अगर बर्थ होता है तो उसको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाता है वो इंडिया का। जैसे कि हम बोलते हैं सिटीजनशिप हमारा कंट्री का नाम, हमारे कंट्री में जो भी लोग रहते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप पे जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पे बर्न होता है वहां का सिटीजनशिप मिलता है। सेकेंड क्राइटेरिया बाय सम लीगल प्रोविजन, अगर कोई लीगल प्रोविजन बाहर पे जाके, हमारा कंट्री का कोई भी इंसान बाहर जाके रहता है, कुछ दिन के बाद 2 साल के बाद अगर वो लीगल प्रोविजन के लिए अप्लाई करता है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है, फॉरेन का सिटीजनशिप मिल सकता है। यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसका सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर कोई लीगल प्रोविजन पे जाता है फिर भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये था हमारा सिटीजनशिप प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इनकम, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था। फैक्टर इनकम किसको हम बोलते हैं? मीन्स वी कैन से दैट द इनकम रिसीव्ड बाय रेंडरिंग द फैक्टर ऑफ सर्विसेज और by rendering the factors of production is known as factor income. Again I am repeating, factor income refers to those income by rendering some factor of services to the firm. यानी कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले अगर हमें पैसा मिलता है, इनकम हमारा अर्न होता है, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। जैसे कि हाउस होल्ड ने अपना फैक्टर ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट को या फार्म को प्रोवाइड करता है थ्रू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? सो उसके बदले अगर उसको पेमेंट मिलता है, जैसे कि रेंट होगा या वेजेस होगा या इंटरेस्ट होगा या प्रॉफिट होगा, वो फैक्टर इनकम होता है। सिंपली हम बोलेंगे हम फैक्टर इनकम, जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले हमें इनकम ऑन होता है, रिसीव होता है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम अगर बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम उल्टा होता है, यानी कि हम कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते हैं, इससे ही हमें अगर पैसा मिला है। एग्जाम्पल पे हम क्या ले सकते हैं? ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो सकता है, या हमारा स्कॉलरशिप हो सकता है, गवर्नमेंट का सब्सिडी हो सकता है। ये सारा हमारा ट्रांसफर ऑफ इनकम में जाएगा। वन मोर थिंग रिमेंबर, आई हैव रिपीटेड इन द प्रीवियस वीडियो, इन माई प्रीवियस वीडियो, दैट
ट्रांसफर ऑफ इनकम विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। जो भी ट्रांसफर ऑफ इनकम होता है वो गवर्नमेंट के नेशनल इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगा। वो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा चीज है जो प्रोवाइड किया जाता है। इट इज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो कि हमारा नेशनल इनकम पे काउंट नहीं होगा। तो ये दो था हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। किसको हम बोलेंगे? फाइनल गुड देखेंगे तो बहुत सिंपल बात है। फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड हमें आसानी से समझ में आ जाएगा किसको हम फाइनल गुड बोलेंगे या किसी को इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। फाइनल गुड जो कि हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, जो गुड कंप्लीट हो गया है, जो गुड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और फाइनली वो किसी की यूज पे आ जाएगा, यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। जैसे कि हम बोलेंगे ब्रेड, बटर, चेयर, टेबल, ये सब फाइनल गुड ही होता है। किसी ना किसी रॉ मटेरियल को लेके वो बनता है, बनने के बाद हम उसको फाइनल गुड में जानते हैं कि वो फाइनल गुड होता है। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? सिंपली लैंग्वेज में हम ये सोचेंगे फाइनल गुड मीन्स फिनिश्ड गुड्स, और उसमें कुछ काम नहीं होने वाला है, वो डायरेक्टली हम कंज्यूम करेंगे, डायरेक्टली परचेज करेंगे हमारा कंजप्शन के लिए, दैट्स इट। सो इंटरमीडिएट गुड क्या है? उल्टा है, नॉट फिनिश्ड गुड। इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल को हम ले सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड। कोई भी इनपुट को हम ले सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड। पर एक चीज हम यहां पे पता करेंगे, बहुत कंफ्यूजन चीज है पर क्लियर हो जाएगा। देखेंगे अगर हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को हम किससे पता करेंगे? सो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को पता कैसे करेंगे? सपोज मिल्क परचेस्ड बाय ए हाउस होल्ड और ए इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल। अगर कोई इंसान ने मिल्क परचेज कर रहा है तो मिल्क उसके लिए क्या होगा? फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा? कोई भी इंसान या कोई भी इंडिविजुअल परचेज कर रहा है मीन्स वो कंजप्शन के लिए परचेज कर रहा है, वो घर में यूज करने के लिए परचेज कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसको लेके और कुछ चीजों बनाएगा, तो फाइनल गुड कहलाएगा। और सेम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मिल्क परचेस्ड बाय ए स्वीट शॉप, तो एक स्वीट शॉप ने, मिठाई का जो दुकान है, अगर वो मिल्क परचेज कर रहा है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, फाइनल गुड नहीं होगा, क्योंकि वो जो मिल्क परचेज कर रहा है मिल्क को लेके कुछ चीज बनाएगा, तभी उसको उसके लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। सिमिलरली एक चेयर परचेज बाय ए हाउस होल्ड, ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल गुड होगा। कोल परचेज बाय एन इंडिविजुअल, क्या होगा? कोल परचेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये हो जाएगा हमारा फाइनल गुड। कोई भी इंडिविजुअल कोल परचेज कर रहा है मीन्स वो यूज करने के लिए ले रहा है। कोल परचेस्ड बाय एन इंडस्ट्री, ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। सेम चीज हम पता कर लेंगे, जो कि रॉ मटेरियल होगा वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड ही होता है, जो कि इनपुट होता है। फाइनल गुड जो होता है वो कंप्लीट गुड होता है। हम जनरली बोलेंगे रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, फाइनल गुड होगा। इस सारा चीज को एग्जाम्पल के तौर पर लेके हम समझ सकते हैं व्हाट इज फाइनल गुड एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड। और एक चीज हमेशा ध्यान देना है, हमारा जो नेशनल इनकम होता है या हमारा जो जीडीपी होता है, ये दोनों चीज में चाहे हमारा नेशनल इनकम हो या जीडीपी हो, कभी भी इंटरमीडिएट गुड कैलकुलेट नहीं होता है। अगर होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। तो हम जीडीपी के डेफिनेशन पे जानते हैं, पहले से जो पढ़े। जीडीपी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि ऑल इंटरमीडिएट गुड। जीडीपी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री बाउंड्री विद इन ए ईयर। एक साल में हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है उसका मनी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। चाहे वो जीडीपी हो या नेशनल इनकम हो, कभी भी इंटरमीडिएट गुड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक रॉ मटेरियल जो होता है, एक कुछ भी रॉ मटेरियल होता है जो इंडस्ट्री बनवाता है, अपना गुड्स प्रोड्यूस करता है, लेके जाता है, मान लो 30 रुपीज में खरीदता है, क्लियर। उसके कोई भी सामान वो बनाया 30 रुपीज में खरीदता है, तो कोई भी सामान वो बनाया, फाइनल गुड यानी कि जो गुड प्रोड्यूस करने के बाद रेट हो गया कितना? 60। मार्केट में वो कितने में बेचा जाएगा? ₹60 में बेचा जाएगा।
पर जो 30 रुपीज यहाँ पे है, अगर ये भी काउंट हो गया तो एक्चुअली वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, गलत होगा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड को कभी भी हमारा नेशनल इनकम पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ओनली जो फाइनल गुड है, फाइनल गुड का मनी वैल्यू को हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीज याद रखना, फाइनल गुड will be calculated in our GDP or national income. Intermediate good will never be calculated in national income or GDP. ये दो चीज को हमें याद रखना है, which is very important, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को लेके। सो ये था हमारा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होता है, उसमें कुछ इक्विपमेंट जो जानने के बाद हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल देता हूं, अगर ये चीज हमें समझ में नहीं आएगा तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो तीनों चीज पहले इंपोर्टेंट है, हम ये बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। The first one is depreciation. So, what is depreciation? We have to know. Depreciation पहले से बहुत बार पढ़े हम, अकाउंटिंग में भी पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं। Depreciation means it is the reduction the money value of fixed assets. जो fixed asset का reductions होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी सामान, डेप्रिसिएशन को और क्लियरली जानने के लिए एक मोबाइल रेडमी नोट 8 मान लो, मोबाइल हम खरीदे 10,000 में, क्लियर, 10,000 में खरीदे, 2 साल यूज करने के बाद वो रेट पे तो हम नहीं बेचेंगे, उसको कितने बेचेंगे, 5,000 में मान लो बेच दिए। यहाँ पे जो 5,000, 10,000 माइनस 5,000, वैल्यू कितना रहा हमारा 5,000। 5,000 को क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन ही बोलेंगे, क्लियर। सो इकोनॉमिकली डेप्रिसिएशन को हम कैसे समझेंगे। डेप्रिसिएशन में दो चीज आएगा हमारा, एक ग्रॉस वैल्यू, दो चीज याद रखो, डेप्रिसिएशन को साइड में रखो, अभी कहां पे जरूरी है मैं क्लियरली बताऊंगा। एक है हमारा ग्रॉस वैल्यू और एक है हमारा नेट वैल्यू, क्लियर। सो ग्रॉस वैल्यू को हम बोलते हैं परचेजिंग वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू को क्या बोलते हैं, परचेजिंग वैल्यू, और नेट वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ग्रॉस वैल्यू यहां पे कितना है, 10,000 को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितना है, हम जो खरीदे थे 2 साल पहले खरीदे थे, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू बोलेंगे, जिसको परचेजिंग वैल्यू। रेट कितना था, 10,000। अभी अगर हम देखेंगे 2 साल के बाद वो रेट कितना हो गया है, बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 5,000 में बेचेंगे। क्यों, क्योंकि 5,000 यहां पे डेप्रिसिएशन हो गया। गोल्ड का रेट अगर हम देखेंगे 2010 में रेट था 10 ग्राम को हमारा, मान लो हम 20,000 या 25,000। अभी जो फिलहाल का रेट देखेंगे, रेट तो सेम नहीं होता है, रेट का देखेंगे तो 30,000 है। ये बारे में हम डेप्रिसिएशन को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम ये पता करते हैं वैल्यू का, फिक्स्ड एसेट्स का रिडक्शन होना। यहाँ पे एग्जांपल मोबाइल फोन का ले जाओ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये जो 10,000 को हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू, 5,000 को हम बोलेंगे नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे हमें मिलेगा क्या, डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट को याद रख लो। और एक बात, कभी भी ग्रॉस से हम जाएंगे नेट पे, क्या करना होगा, हमसे याद रखना, ग्रॉस वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, ग्रॉस वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है और बड़ा होता है, नेट वैल्यू से कम होता है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड होके रहता है। तो अगर हम जाएंगे ग्रॉस से नेट पे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ग्रॉस वैल्यू से नेट में जाएंगे तो यहां पे करना पड़ेगा हम माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हमें करना है माइनस डेप्रिसिएशन। अगर नेट से हमें जाना है ग्रॉस में तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू। ये चीज को याद रखना है। ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, जो कि नेशनल इनकम का सिंपल इक्विपमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में हमारा क्या आता है। सेकेंड पार्ट में हमारा दो चीज आता है, कि मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि फर्स्ट में हमारा इंपोर्टेंट था डेप्रिसिएशन, सेकेंड में हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, एनआईटी। एनआईटी को हम क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है मैंने बाद में बताऊंगा। पहले हम जानते हैं जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस को हम बोलेंगे सेल्स प्राइस। मार्केट में चीज या कोई भी सामान कितना रेट में बेचा जाता है उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे? एक जो प्रोड्यूसर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, एक गुड्स या प्रोडक्ट को बनवाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। एक चीज को या एक सामान को बनवाने के लिए कितना खर्चा हुआ वो हो गया फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस किसको बोलेंगे हम? मार्केट में कितना रेट में बेचा जाता है उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। एक चीज याद रखना है यहाँ पे, मार्केट प्राइस का जैसे कि यहाँ पे हम देखें ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होता है, नेट वैल्यू हमेशा कम होता है। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट मीन्स मान लो फैक्टर कॉस्ट 30 रुपीज होगा तो क्या मार्केट प्राइस 30 रुपीज होगा? कुछ तो ज्यादा होगा, 50 मान लो। तो आप बोलोगे सर ये तो 30 और 50 तो 20 का जो रहा 20 उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट का वर्ड यहाँ पे भूल जाओ। प्रॉफिट एक्चुअली यहाँ पे यूज नहीं होता है। प्रॉफिट अलग साइड से ले जाओ, प्रॉफिट यहाँ पे ऐड मत करो। मान लो 50 हमारा मार्केट प्राइस, 30 रुपीज अगर फैक्टर कॉस्ट होगा, मार्केट प्राइस हमारा हो गया 50। इसमें क्या होता है? NIT का कॉम्बिनेशन आ जाता है। देखो मैंने बता देता हूं, मार्केट प्राइस से अगर हम जाएंगे फैक्टर कॉस्ट में तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा पहले NIT क्या है बोल देता हूं। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मीन्स उसे हम किससे फाइंड आउट करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स हम जानते हैं क्या है, पहले तो बहुत सारा प्रोसेस था, आजकल तो एक ही टैक्स है, GST, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हमारा एक्साइज ड्यूटी था, वैट दे देता था, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। आजकल तो हमें इतना टैक्स नहीं देना पड़ता है, आजकल हमें GST, कोई भी बुक्स में देखेंगे तो और पहले बहुत सारा टैक्स आता था, पर आजकल कंफ्यूजन के लिए कोई बात नहीं, एक ही टैक्स आ जाता है बुक्स में, GST आ जाता है। अगर आ जाएगा तो हम पता कर लेंगे, फिर भी नहीं आता है, GST आता है एक ही चीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सब्सिडी मीन्स इट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द कस्टमर और टू द हाउस होल्ड। जो बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करता है। मान लो ये जो 30 रुपीज में क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे 30 लिखा ना, यहाँ पे कर देते हैं। ये जो 30 रुपीज को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? 30 रुपीज को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए, मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगा, मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया मार्केट प्राइस। इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ने मान लो इसमें टैक्स लगाया, ये जो गुड प्रोड्यूस हुआ 30 रुपीज, गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स लगा दिया, मान लो 30 टैक्स लगाया। कितना लगाया? 30 टैक्स लगाया। 30 को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? और गवर्नमेंट ने फिर मन किया कोई भी रीजन के लिए, उसमें 10 का सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी कितना दिया? 10। यानी कि हम यहां पे क्या लिखेंगे? फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस पे हमें जाना है तो प्लस फैक्टर कॉस्ट पे NIT ऐड करेंगे। NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो यहां पे हम क्या किए? 30 को ऐड कर दिए। 30 को क्यों ऐड किए? क्योंकि 30 गवर्नमेंट टैक्स लगाए, इनडायरेक्ट टैक्स 30 है, तो मैंने बोला था ना यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आ जाएगा। सो 30 माइनस 10, सो 30 माइनस 10 आ जाएगा हमारे क्या? 30 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू MP आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मान लो 30 है, प्लस 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20 इक्वल टू MP कितना हो गया? 50। अगर फैक्टर कॉस्ट हमारा 30 रुपीज है, मार्केट प्राइस कितना होगा हमारा? 50 रुपीज। तो ये था हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का इक्विपमेंट। यानी कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? NIT को ऐड करेंगे, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। NIT क्या होता है जानते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे फाइंड आउट होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस से पे है, हम है मार्केट प्राइस, हम जाएंगे फैक्टर कॉस्ट में तो क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट करना पड़ेगा, माइनस NIT। यानी कि मार्केट प्राइस माइनस NIT इक्वल टू FC फैक्टर कॉस्ट। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
इस तरह मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को जाएंगे और फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस को आएंगे। ये प्रोसेस में हम सेकेंड इक्विपमेंट जो है एनआईटी, फर्स्ट मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन बोला, सेकेंडली क्या बोला, एनआईटी बोला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दो चीज को लेके करेंगे, एक मार्केट प्राइस होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होता है। फर्स्ट जो डेप्रिसिएशन होता है किस चीज को लेके करेंगे, एक हमारा ग्रॉस वैल्यू होता है और एक नेट वैल्यू होता है। एंड जो थर्ड इंपोर्टेंट फैक्टर है, ये तीनों चीज अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड इक्विपमेंट हमारा क्या है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। वो क्यों चाहिए मैंने बताता हूं। यहां पे भी दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को लिंक करने के लिए एनएफआईए हमें चाहिए। एक है हमारा डोमेस्टिक इनकम याद रखना और एक है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम मीन्स हमारे कंट्री में रहने वाले कितने इनकम करते हैं, वो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। फिर से बोलता हूं, द इनकम ऑन्ड बाय आवर डोमेस्टिक टेरिटोरी और ऑन्ड बाय आवर कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। हमारे कंट्री में रहने वाले कितना इनकम करते हैं वो डोमेस्टिक इनकम होता है। नेशनल इनकम क्या होता है, हमारे कंट्री में रहने वाले कितने इनकम करते हैं, उसके साथ साथ बाहर में जो रहते हैं, हमारा कंट्री का लोग है पर बाहर में रहते हैं, उनका इनकम भी ऐड किया जाएगा। यानी कि इनसाइड डोमेस्टिक इनकम में इनसाइड कंट्री, सिर्फ इनसाइड हमारे कंट्री में रहने वाले कितना इनकम करते हैं। नेशनल इनकम में हमारे कंट्री में रहने वाले कितना इनकम करते हैं इनसाइड, प्लस हमारे कंट्री के लोग जो बाहर में काम करते हैं, बाहर में रहते हैं, यानी कि इनसाइड प्लस आउटसाइड हमारा हो गया नेशनल इनकम। समझ में? सो डोमेस्टिक इनकम मीन्स हमारे कंट्री में रहने वाले कितना इनकम करते हैं, नेशनल इनकम मीन्स हमारे कंट्री में रहने वाले लोग कितना इनकम करते हैं, प्लस हमारे कंट्री का लोग जो बाहर में रहते हैं उनका इनकम भी इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, किसमें, हमारा नेशनल इनकम पे कैलकुलेट हो जाएगा। सो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, ये दो कॉम्बिनेशन। सो हमारा जो थर्ड इक्विपमेंट है ये हमारा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये जो एनएफआईए है, एनएफआईए हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे जानते हैं, फिर डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की तरफ हम जाएंगे। सो एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए एनएफआईए इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस यहां पे लिखते हैं, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। सो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड मीन्स हमारा इंडिया का लोग बाहर में जितना रहते हैं उनका इनकम हम जो रिसीव कर रहे हैं वो है हमारा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड मीन्स बाहर का लोग जो कि हमारे इकोनॉमी पे रहते हैं, हमारा कंट्री पे रहते हैं, वहां पे जो इनकम देते हैं वो फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। सो एनएफआईए कैलकुलेट ऐसे होगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। मान लो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड है, फॉर एग्जाम्पल 1000 है, हमारा कंट्री के लोग जो बाहर में रहते हैं वो इनकम जो हम रिसीव करते हैं वो है 1000। सिमिलरली जो फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड है, हमारा फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड को हम लेते हैं 600 लेते हैं मान लो, तो 1000 हमारा हुआ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड और 600 जो हमारा हुआ फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। सो एनएफआईए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। सो 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। ये जो 400 मिला हमें, ये 400 को हम क्या बोलेंगे, एनएफआईए, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं। सो यहाँ पे जो दो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक हमारा डोमेस्टिक इनकम है और एक है नेशनल इनकम, एक है डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। सो अगर यहाँ पे हम डोमेस्टिक इनकम से, शॉर्टली लिख देता हूं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाएंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम से हम जाएंगे नेशनल इनकम पे। जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम हमेशा ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली डोमेस्टिक इनकम से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एनएफआई करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए इक्वल टू नेशनल इनकम। सिमिलरली अगर हम जाएंगे नेशनल इनकम से जाएंगे डोमेस्टिक इनकम पे, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली नेशनल इनकम ज्यादा वैल्यू होगा, डोमेस्टिक इनकम कम वैल्यू है अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो।
सो नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेशनल इनकम माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। सो ये प्रोसेस में हम कैलकुलेट करेंगे। सो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA देखेंगे तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जानने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का वैल्यू ज्यादा होता है। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम को जानने के लिए क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे। जो हमारा नेशनल इनकम है ज्यादा रहता है वैल्यू, माइनस NFIA इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। सो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है NFIA, और सेकेंड है हमारा NIT जो कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट को लेकर होता है। फर्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन का जो हम किए हैं, जो कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को होता है। और ये तीनों वैल्यू को अगर पता करेंगे, अगर हम जानकारी लेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। एंड द थर्ड कंपोनेंट NFIA जो कि हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम वैल्यू से हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये तीनों प्रोसेस को याद रखना है। ये आज के लिए इतना ही है। In my next video I will upload the remaining part of national income and related aggregates. Thank you so much.